Dear students, today we will start electromagnetic induction. I think हम लोग पहले भी इस बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं. आज जो है हम एक ब्रीफ बस इसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो जस्ट एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू है और ये नोट्स भी हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा. ठीक है, तो पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की. तो फ्लक्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स द परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स. ठीक है, और इसको बोल सकते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद एरिया इज कॉल्ड इट्स फ्लक्स. ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को आपने एसोसिएट कर दिया किसके साथ? एरिया के साथ, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स. ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एसोसिएट कर दो एरिया के साथ, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो देखो इसमें ये जो सरफेस है, अच्छा ये सरफेस में भी एक ये चीज़ होती है कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर आपका ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, और आउटवर्ड होता है. तो देखो दोनों जो एरिया हैं इसमें देखिए, ये हमेशा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है. ए जो आपको दिख रहा है वो परपेंडिकुलर है उस सरफेस के. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो जैसे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के अलॉन्ग एरिया वेक्टर को लाना होता है. बस समझ में आ गई? तो फाई बी होता है बी डॉट ए. ठीक, फाई बी होता है बी डॉट ए. तो फाई बी इक्वल टू, जैसे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, देन वी मे राइट फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है, सिंस एरिया इज varying according to the orientation of surface with the magnetic field, so here area is termed as area vector. अब इसको एरिया वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, एरिया जो है वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस विद द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं. और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो ये दो केस हैं. एक केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं केस वन में, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा. अगर इस क्योंकि जो एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. तो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, फाइव इज इक्वल टू 0. इस केस में जो फाइव होगा या फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम होगा. केस टू में जो एरिया वेक्टर है वो देखिए वो परपेंडिकुलर होता ही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी राइट साइड में है. तो ए और बी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है. तो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, तो फाइव इज इक्वल टू बी है, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स का ये मतलब मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो पास हो रही होंगी. ठीक है, इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रही होंगी. और दूसरे एंड पे देखिए, जब केस वन में देखिए, जब जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से जो फ्लक्स है, ये जो लाइंस हैं मैग्नेटिक लाइंस हैं वो पास नहीं हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम है और सेकंड केस में फ्लक्स मैक्सिमम है. मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है. इसकी एसआई यूनिट क्या है? वेबर. और इसकी अदर यूनिट क्या है? मैक्सवेल. ये सीजीएस में होती. ठीक है, तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल. अब हम बात करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट की. तो लास्ट टाइम पे हम लोग फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं. तो केस वन में क्या होता है कि जो मैग्नेट है, कोई एक कॉइल है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसके पास हम जो है एक मैग्नेट को मूव कराते हैं. तो एक बार हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे हैं, दूसरी बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करा रहे हैं. ठीक है, तो ये एक रिलेटिव मोशन है बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. ठीक है, तो जब ये रिलेटिव मोशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है. ठीक है, बस समझ में आ गई. और इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा. आप समझिए, रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जो इस लूप से क्रॉस होंगी वो चेंज होंगी. तो फ्लक्स लाइंस अगर चेंज होंगी तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा. मतलब मैग्नेटिक लाइंस अगर चेंज होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग अ लूप, if they are changing then the flux will change. If flux will change, induced EMF will be there. If there is induced EMF then the induced current will be there. ठीक है, और इंड्यूस करंट होगी तो क्या होगा? फर्दर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल.
सेकंड पे बात करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। तो इसमें मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया गया है कॉइल से। कॉइल में एक सेल लगाया गया है, सेल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो करंट जब प्रोड्यूस होगी तो उसमें चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी मतलब वो जस्ट लाइक मैग्नेट ही वर्क करने लगेगा और सेम प्रोसेस हो जाएगा। जब आप इसको मूव कराओगे इस कॉइल को, मतलब एक रिलेटिव मोशन होगा अवे एंड टुवर्ड्स द कॉइल। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और फिर से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, फिर से डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, उसमें उन्होंने मैग्नेट की जगह कॉइल को प्लेस किया था। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक जो है मतलब ये दोनों की दोनों कॉइल रख दी यहाँ पे, और कॉइल को एक बार डिसकनेक्ट किया है। मतलब पहले कॉइल क्या है, कनेक्टेड नहीं, पहले कॉइल जो है डिसकनेक्टेड है, उसको उन्होंने एक बार कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आया। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसको इसमें हम रिलेटिव मोशन नहीं करा रहे हैं, बात समझिएगा, रिलेटिव मोशन हमने नहीं कराया, लेकिन ये जो करंट जनरेट हुई है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, और अगर कंटिन्यूस इसको ऐसे ही रखते हैं तो ये जो करंट होती है जीरो हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये जो वायर आपको दिख रहा है इस वायर को आपने हटा दिया, तो अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो यानी करंट फ्लो होना इसमें बंद हो गई, नो करंट, आई इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसका पहले जब इसमें फ्लक्स था, मतलब पहले करंट जब इसमें चल रही थी तब इसमें क्या हो रहा था, फ्लक्स लिंकेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही इससे करंट हटी है, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स भी इसका 0 हो गया। जब फ्लक्स 0 हो गया यानी कि फ्लक्स चेंज हो गया, पहले मान लो फ्लक्स इसका 5 था, अब इसका फ्लक्स क्या हो गया 0, यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो फिर से वही बात, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ यानी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आया। तो इसके लिए हमें रिलेटिव मोशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमने फ्लक्स ही चेंज किया है। तो रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूसिंग करंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। ठीक है, आप रिलेटिव मोशन कराओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा मतलब इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। मतलब कितना जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो जो होगा वो इक्वल होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, मतलब ई को अगर आप जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो तो ये इक्वल होगा d∅/dt के। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स अपॉन टाइम कर दिया तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो फैराडेज लॉ इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इफ फ्लक्स एट t इक्वल टू 0 तो फ्लक्स क्या है φ1, और फ्लक्स आफ्टर टाइम t ये हो गया φ2, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो ये हो गया d∅/dt। फैराडेज लॉ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt और E इक्वल टू माइनस d∅/dt। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लेंस लॉ है। फॉर अ कॉइल विद n टर्न्स तो E इक्वल टू माइनस एन d∅/dt। अगर कॉइल में n टर्न्स हो तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एन d∅/dt। ठीक है, तो कल हम लेंज लॉ के बारे में बात करेंगे। आज यहीं तक इसको रखते हैं, आप ये नोट्स आज आप अपना कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।